अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आर। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टेलर एवोल्यूशन। जो स्टेलर एवोल्यूशन का टॉपिक है, ये पहले भी इस एक वीडियो मौजूद है, वो पार्ट 1 है। उसके अंदर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो अलग कर देंगे वो वीडियो, और आज उसी पार्ट से आगे जो है ना ये स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं हम स्टेलर एवोल्यूशन का टॉपिक। पार्ट 1 के अंदर थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि पार्ट 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या चीज बनाई थी। पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एक स्टार होता है वो बनता कैसे है। हमने स्टार के बनने का अमल वहां पे देखा था कि स्टार कैसे बनता है। स्टार कैसे बनता है? सबसे पहले एक क्लाउड बनता है, किस चीज का? गैस और डस्ट पार्टिकल्स का। गैस और डस्ट पार्टिकल्स का सबसे पहले एक बहुत बड़ा क्लाउड बनता है। उस क्लाउड का नाम मॉलिक्यूलर क्लाउड होता है या फिर नेब्यूला कहलाता है वो। नेब्यूला जब ग्रेविटी की फोर्स की वजह से कोलैप्स होता है, कंबाइन हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार के अंदर जब टेम्परेचर मजीद बढ़ता है, टेम्परेचर के मजीद बढ़ने की वजह से उसमें मजीद कोलैप्स हो जाता है, वो मजीद ग्रेविटी की फोर्स भी बढ़ जाती है और अंदर उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो अंदर प्रेशर बढ़ गया, ग्रेविटी बढ़ गई, तो मजीद कोलैप्स होना शुरू हो गया, और उसके अंदर कोलैप्सिंग के साथ साथ उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन भी स्टार्ट हुआ और वो मजीद कोलैप्स भी हो गया, तो उसका जो साइज है वो बहुत कम हो गया, और उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होना शुरू हो जाती है, और उस चीज को कहते हैं एक स्टार बनना। एक स्टार कहलाता है वो। तो अब कैसे बना एक स्टार? सबसे पहले नेब्यूला, नेब्यूला से बन गया प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार के मजीद जब वो कॉन्ट्रैक्शन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोलैप्स हो गया, तो वो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करेगा और वहां से बन जाएगा एक स्टेबल स्टार बन जाएगा। ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले क्या है, एक स्टार जो बन चुका है उस स्टार के इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं कि जो एक प्रॉपर तरीके का स्टार है, अब वो मजीद उस स्टार के साथ क्या होगा उससे हम आगे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार। स्टार की जो इनिशियल स्टेज है उससे आगे क्या होगा? एज द टेम्परेचर इन द कोर ऑफ अ स्टार राइजेस, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा किसी स्टार के अंदर, कहां पे? उस स्टार की कोर में। कोर क्या होता है? उसका जो सेंटर होता है स्टार का, उसको कोर कहते होते हैं। वो सेंटर में, उसकी कोर में, स्टार की कोर में जब टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर जब उसका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है जो वो कंबाइन होते हैं, आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, और वहां से हीलियम का न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाता है। दोबारा रिवाइज करवा दूं कि इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होता है कि जब भी एक स्टार बनता है, स्टार बनने के बाद, स्टार बनता कैसे है? वो कोलैप्स की वजह से, प्रोटोस्टार के कोलैप्स की वजह से, कोलैप्स की वजह से बहुत ज्यादा यानी कि प्रेशर बढ़ गया अंदर, तो वो जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत बहुत करीब आ जाते हैं, तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब कोलैप्स हुआ, उसका टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, उसकी कोर का, उसके सेंटर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या था? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाते हैं एक हीलियम न्यूक्लियाई को बनाने के लिए, एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो बहुत ही लामहदूद अंदाज के अंदर, लामहदूद तादाद में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी होती है। ये जो एनर्जी अब प्रोड्यूस हुई न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, दिस एनर्जी इज सस्टेन्स द स्टार टू लाइफ, सस्टेन्स द स्टार टू लिव। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई अभी न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन में, उस एनर्जी का बहुत बड़ा किरदार है इस काम के लिए। उसका एनर्जी का सारा काम ही उसी एनर्जी का है।
उस स्टार को जिंदा रखने के लिए अगर वो एनर्जी उसके अंदर मौजूद होगी तो वो अंदर जो स्टार है वो जिंदगी जी सकता है, वो चल सकेगा। अगर उसके अंदर वो इतनी ज्यादा मिकदार में एनर्जी ना हो, वो स्टार बहुत ही जल्द डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे, क्यों? हमने उस दिन भी पढ़ा था, देखा था कि जो एक स्टार होता है उसके अंदर दो फोर्सेस लग रही होती है। उसपे एक फोर्स होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो क्या करती है उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल को इनवर्ड पुश कर रही होती है, अंदर की तरफ लेके जा रही होती है। उसी के मुकाबले में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस अंदर ग्रेविटी की फोर्स के मुकाबले में प्रेशर की फोर्स लग रही होती है, जो कि क्या करती है उन मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ पुल करती है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ लगता है वो प्रेशर। तो जिसकी वजह से वो जब आपस में बराबर हो जाती है ना दोनों फोर्सेस, तो वो स्टार एक स्टेबल स्टार कहलाता है, जिसके अंदर आउटवर्ड प्रेशर की फोर्स और इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में जब दोनों बराबर हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो उस फोर्स का नाम, तो वो फोर्स, तो वो जो स्टेट होती है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस वक्त जो स्टार होता है उसको हम स्टेबल स्टार का नाम देते हैं। तो वो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगी और वो स्टार कोलैप्स होना शुरू हो गया। कोलैप्स होते हुए उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का रिलीज हुआ उसके अंदर ही, उसके कोर में। जब एनर्जी रिलीज हुई तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर किस तरफ लग रहा है, आउटवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रही है, इनवर्ड। तो अब अगर इनवर्ड वाली फोर्स बढ़ती है तो स्टार कोलैप्स होगा, अगर आउटवर्ड वाली फोर्स बढ़ती है तो स्टार एक्सपैंड होगा। अब जैसे जैसे वो इनवर्ड वाली बढ़ेगी फोर्स, तो अंदर मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन बढ़ेगा। फ्यूजन जब बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो आउटवर्ड वाला प्रेशर बढ़ेगा। हो गई ना काम की बात, कि जो एनर्जी है वही तो मेन किरदार अदा कर रही है स्टार को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि अगर ये एनर्जी होगी तो आउटवर्ड जो प्रेशर है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में जो प्रेशर लग रहा है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को काबू करके रखा हुआ है, जिसने ज्यादा नहीं बढ़ने दे रहा, वो उसके काम आएगी। अगर वो एनर्जी ना हो तो वो जल्दी स्टार कोलैप्स हो जाएगा और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा या व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। वो आगे कहता है ये जो एनर्जी है सस्टेन स्टार टू लिव, यानी कि उसके जिंदा रहने का बायस बनती है, एंड आल्सो मेंटेन्स इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स, यानी कि इक्विलिब्रियम का भी बायस बनती है कि अगर ये एनर्जी ना हो तो उसमें कोलैप्स हो जाएगा, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। इसीलिए ये एनर्जी बहुत जरूरी है उसके अंदर। ठीक हो गया। कहता है कि ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर जब बढ़ेगा स्टार एक्सपैंड, क्योंकि स्टार के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और स्टार भी फैलना शुरू हो जाएगा। मतलब जब ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा उसकी आउटवर्ड प्रेशर हो जाएगा तो जो स्टार है वो भी फैलना शुरू हो जाएगा। ये थी उसकी इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज के अंदर हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो स्टेबलाइज कर देती है, सस्टेन करती है एक स्टार की लाइफ को, उसकी जिंदगी का बायस बनती है। नेक्स्ट चलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्टार। स्टार की जो इंटरमीडिएट यानी कि दरमियानी जिंदगी है, यानी कि इनिशियल स्टेज से आगे वाली जो जिंदगी है उसके बाद क्या होता है, इसको रेड जायंट भी कहते होते हैं। कहते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मजीद टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, इंक्रीज इन टेम्परेचर कंपोजिशन ऑफ कोर चेंजेस, यानी कि कोर की जो हालत है, जिसके सेंटर वाली जो जगह है उसकी जो हालत है वो मजीद मुसलसल चेंज होती जाएगी। द स्टार एक्सपेंड, यहाँ पे जैसे ऊपर वाली बात के अंदर थी, वो इनिशियल स्टेज की लास्ट लाइन के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्टार एक्सपेंड करता है, ये भी वही चीज है। द स्टार एक्सपेंड, स्टार क्या करेगा, बढ़ जाएगा।
एक्सपेंड करेगा। किस वजह से एक्सपेंड करेगा? इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, बाहर की तरफ लगेगा और वो स्टार एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा एंड फॉर्म्स अ रेड जांट। और उस वक्त क्या बन जाता है? एक रेड कलर का रेड जांट बन जाता है। यानी कि मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा इफेक्ट इसका आ गया। जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो गया? उसकी जो कंपोजिशन है कोर की, जो अंदरून है, सेंटर है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली रूनुमा होगी। जब तब्दीली आई तो वहां पे स्टार थोड़ा सा फैलना शुरू हो गया। फैला फैला तो उसको नाम दे दिया हमने रेड जांट। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं एट दिस स्टेज, इस हालत में, इस वक्त हीलियम फ्यूजन प्रोड्यूसेस हैवी एलिमेंट्स सच एज कार्बन एंड ऑक्सीजन। हीलियम का फ्यूजन रिएक्शन तो चल ही रहा होता है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा होता है, कंबाइन होते होते वो हीलियम बनाता रहेगा। अब जो बदले में हीलियम बना, वो हीलियम आगे मजीद काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो हीलियम से मजीद जो हैवी एलिमेंट्स हैं, मतलब के कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये जो हैवी एलिमेंट्स हैं ये बनाना शुरू हो जाते हैं। किससे? हीलियम की वजह से। ये जो हीलियम प्रोड्यूस हुआ था, बना था न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, उस हीलियम से मजीद ये हैवी एलिमेंट्स बनाना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर रेड जांट जब बनता है उस वक्त। ये है इसकी इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर क्या पढ़ा हमने? क्या देखा कि टेम्परेचर के मजीद बढ़ने की वजह से उसकी कोर चेंज हो जाती है, कोर की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। कोर की कंपोजिशन चेंज होने की वजह से उसका जो साइज है स्टार का थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, उसको हम रेड जायंट का नाम देते हैं। और उस वक्त जो हीलियम न्यूक्लियाई है वो हैवी एलिमेंट्स बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि कार्बन या फिर ऑक्सीजन वगैरह। ये है इसकी इंटरमीडिएट स्टेज, जिसको दरमियानी स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है लास्ट स्टेज, जिसको हम फाइनल स्टेज का नाम देंगे। क्या है इसके अंदर? कहते हैं फाइनल स्टेज ऑफ स्टार डिपेंड्स, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ऑन द मैस ऑफ स्टार। जो फाइनल स्टेज है, आखिरी स्टेज है, वो डिपेंड करती है स्टार के मास पे, मैस पे डिपेंड करती है। मैस जो स्टार है हमारे पास बना हुआ है वो बहुत ज्यादा मैसिव है, ये छोटा सा है। मैस बड़े मैस वाला है, ये छोटे मैस वाला स्टार है। कहते हैं इफ अ स्टार हैज एग्जॉस्टेड इट्स फ्यूल इट कोलैप्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह सकते हैं कि अगर किसी स्टार ने क्या किया हो, अगर किसी स्टार के अंदर जो फ्यूल मौजूद होता है, अगर वो सारे का सारा फ्यूल उसमें एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया उसका फ्यूल, अगर फ्यूल खत्म हो जाएगा, फ्यूल के तौर पे कौन सी चीज काम कर रही है? हाइड्रोजन, जो हीलियम बनाती जा रही है। अगर उसका फ्यूल हो गया खत्म, उसके अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म होने की वजह से जो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, बन रही थी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर, वो एनर्जी बनना खत्म हो जाएगी। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो आउटवर्ड बाहर की तरफ जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी तो स्टार को अंदर कोलैप्स कर देगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लगती है तो स्टार है जो कोलैप्स हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उस वक्त किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टार कोलैप्स हो जाएगा। ये है मेन इसका रिजल्ट। लेकिन मजीद देखते हैं कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज, यानी कि दो चीजें मुमकिन हो सकती हैं इस मैथ की वजह से, क्योंकि हमने कहा जो स्टार होता है वो मैथ पे डिपेंड करता है कि वो कितना तक रह सकता है या उससे मजीद क्या चीज बन सकती है, मैथ पे डिपेंड करता है। तो मैथ पे कैसे है? इन लो, अगर वो स्टार कौन सा है? छोटा है, या फिर कौन सा है? इंटरमीडिएट, या फिर दरमियाने साइज का है। छोटा स्टार हो या फिर इंटरमीडिएट स्टेज का हो, दरमियाने साइज का स्टार हो अगर, तो फिर क्या होगा? द कोर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कोर होगी स्टार का, जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना, इकट्ठा होना, कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। छोटा स्टार, उसकी कोर
कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी। फिर क्या होगा, एंड फॉर्म अ व्हाइट ड्वार्फ, और वहां से एक व्हाइट ड्वार्फ बनना शुरू हो जाएगा। कहां से, उसकी कोर से। जो उसकी कोर है स्टार की, उसका मैस कम है या इंटरमीडिएट दरमियाने साइज का है, तो उसकी जो कोर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी और उस कोर की वजह से एक व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और जब अंदर कोर की बात चल रही है, लेकिन उस कोर के बाहर की जो स्टार होगी, जो बाहर की जगह होगी, वाइल द आउटर लेयर, जो कोर के बाहर बाहर की जगह होगी, एक्सपेल्ड, वो फैल जाएंगी इनटू स्पेस, स्पेस के अंदर, और वो क्या बनाएंगी, प्लैनेटरी नेब्यूला बनाएंगी। यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं हम, इसकी इसी की थोड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं कि एक जो इंटरमीडिएट स्टार है ये वाला, इसकी कोर होगी यहाँ पे, ये इसकी कोर कहलाएगी, ये इसकी कोर हो गई। अब क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी उसकी कोर, जब सारे का सारा मैस उसका अंदर वाला फ्यूल खत्म हो शुरू हो जाएगा, उसकी जो कोर है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये कोर बहुत ज्यादा कम हो गई, कोर है जो वो बहुत ज्यादा वो कम होना शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला। कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये व्हाइट ड्वार्फ कहलाएगा, ये कहलाएगा जी व्हाइट ड्वार्फ। जो उसकी कोर है, सिर्फ कोर, जबकि ये बाहर वाली ये जो लेयर्स होंगी, ये बाहर वाली लेयर जो ये वाली चीजें होंगी, ये मजीद फैलना शुरू कर देंगी बाहर की तरफ, यानी कि ऐसे फैलना शुरू कर देंगी बाहर, स्पेस के अंदर फैलना शुरू कर देंगी। स्पेस के अंदर फैल के ये क्या बना देंगी, प्लैनेटरी नेब्यूला बना देंगी, जो बाहर वाली सतह। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्टार्स हैविंग मैस, और ऐसे स्टार जिनका मैस क्या होगा, बहुत ज्यादा लार्ज होगा। तो पीछे बात थी ना लो मैस वाले की, अब लार्ज मैस वाले, उसके साथ क्या बनेगा, लार्ज मैस वाला जो होगा ना स्टार, इज अब इतना होगा कि तकरीबन 10 गुना बड़ा है देन द मैस ऑफ सन। यानी कि हमारा जो इस वक्त स्टार है, सन है, इसके इससे तकरीबन 10 गुना बड़े मैस वाले जो स्टार्स होंगे ना, उनके साथ क्या होगा, वो अंडरगो अ ड्रामेटिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन, उसके अंदर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा, ड्रामेटिक होगा, एक अचानक सा, एक प्लेजेंट सा, उसके अंदर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस द इनर कोर, जो उसके सेंटर वाली इसकी भी जो कोर होगी, द इनर कोर कोलैप्स, इनकी भी जो इनर कोर है, जैसे उसकी इनर कोर थी वो कोलैप्स हो जाएगी, इसकी भी इस वजह से ड्यू टू ग्रेविटी, एंड फॉर्म्स अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल्स। यानी कि इसकी जो कोर होगी वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बना देगी, या फिर क्या बना देगी इसकी कोर, एक ब्लैक होल बना देगी। उसमें हमने पढ़ा था जिसका मैस कम है, लो मैस वाला है, वो बनाता है व्हाइट ड्वार्फ बनाता है, और जो बाहर वाली उसकी लेयर्स होती हैं वो फैल के वो क्या बनाती है, प्लैनेटरी नेब्यूला बनाती है। जबकि एक ऐसा स्टार जिसका मैस बहुत बड़ा है, उसकी जो कोर होगी, ये कोर होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट जब होगी, उसकी कोर कॉन्ट्रैक्ट होके ये क्या कहलाएगी, या तो न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगी, न्यूट्रॉन स्टार के अंदर चेंज हो जाएगी, या फिर यही वाली चीज ब्लैक होल में चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा। ये दो चीजें यानी कि मुमकिन है कि किससे, जो एक लार्ज मैस वाला स्टार होगा उसकी वजह से, उसके जरिए से ये दो चीजें मुमकिन हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब देखें दोबारा से इन्हीं चीजों को देख लें, जिसका मैस होगा कम या फिर इंटरमीडिएट मैस होगा, उससे क्या होगा, उसकी जो कोर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसकी कोर से क्या बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। और ऐसा स्टार जिसके जरिए, जिसका मैस बहुत ज्यादा होगा, जिसका मैस बहुत ज्यादा होगा, उसकी जो कोर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उससे न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर उससे ब्लैक होल बन जाएगा।
ये दो चीजें इससे बन जाएंगी, और वो जो है व्हाइट ड्वार्फ जो बनेगा वो स्मॉल मैस वाले से बनेगा, और उसकी जो बाहर वाली पैरों की तह होंगी, लेयर्स होंगी, उससे प्लैनेटरी नेबुला बन जाएगी। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट आ जाता है रेड जायंट स्टार। ये भी एक स्टार ही है, रेड जायंट स्टार, जो कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, रेड जायंट, ये वाला जो इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर आता था, वो वाला। अब रेड जायंट स्टार हैव लो मैस। एक जो रेड जायंट स्टार होता है वो लो मैस होता है, कंज्यूम हाई फ्यूल, जो कि अपना फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। पहले से उसका मैस लो है, लेकिन वो फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, अखराजात उसके बहुत ज्यादा हैं। सिंपल वर्डिंग के अंदर अगर बता दूं तो फॉलो स्लो एवोल्यूशनरी प्योर, और उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो स्लो आती रहती है। बस ये वाला है। तो ये आ जाता है स्टेलर एवोल्यूशन का टॉपिक। स्टेलर एवोल्यूशन के अंदर हमने देखा इसके 3 स्टेजेस हैं स्टेलर एवोल्यूशन की। कौन कौन से स्टेजेस थी? सबसे पहले इनिशियल स्टेज थी, जिसके अंदर हमने देखा, क्या देखा कि जब इनिशियल स्टेज के अंदर टेम्परेचर कोर का बढ़ना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, फ्यूल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। फ्यूल रिएक्शन की वजह से उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो सस्टेन करता है उसकी जिंदगी के लिए, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स को काबू पाने के लिए। नेक्स्ट सेकंड इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है। इस सेकंड इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर जो कोर का टेम्परेचर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और कोर का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कोर की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, और जो स्टार है वो थोड़ा सा फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने की वजह से उसका नाम फिर रेड जायंट कहलाता है। और उस वक्त उसके अंदर जो हीलियम होता है वो थोड़े से बड़े जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन वगैरह। जबकि इससे भी बहुत बड़े अगर हम ले लेना स्टार जिनका मैस बहुत ज्यादा बड़ा होगा, उनके अंदर ये जो हीलियम है कार्बन और ऑक्सीजन से भी आगे की चीज, मतलब आयरन वगैरह वो भी बनाना शुरू कर देती है। इसी हीलियम से आयरन भी बन जाता है फिर इसी इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर वो भी। फाइनल स्टेज थी। फाइनल स्टेज के अंदर हमने देखा कि जो एक स्टार होता है वो डिपेंड करता है मैस पे। मैस पे डिपेंड करते हुए उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अगर उसका मैस होगा लो या फिर होगा इंटरमीडिएट, तो कोर है जो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक कोर की वजह से व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, जबकि बाहर वाली बैरोनी जो लेयर्स होंगी, तहें होंगी, उनकी वजह से वो एक्सपेल हो जाएंगे, यानी कि स्पेस के अंदर एक्सपेल होकर वहां से प्लैनेटरी नेबुला बन जाएगा। और अगर ऐसा स्टार है जिसका मैस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यानी कि इतना बड़ा है कि तकरीबन हमारे सन से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, तो वो क्या होगा, उसकी जो कोर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होके वहां से क्या बन जाएगा, या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर वहां से ब्लैक होल बनना शुरू हो जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगला टॉपिक, जो कि है इसी से रिलेटेड ही है, इसी से बना हुआ है। तो हमने लास्ट ये पढ़ा था फाइनल स्टेज के अंदर जो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर ब्लैक होल्स बनते हैं। अब ये न्यूट्रॉन स्टार क्या चीजें हैं, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में देखते हैं। कहते हैं आफ्टर ब्लैक होल द न्यूट्रॉन स्टार इज द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ब्लैक होल के बाद जो सबसे डेंसिटी में सबसे ज्यादा जो चीज है, ज्यादा डेंसिटी वाली जो चीज है, ऑब्जेक्ट है इस वक्त, वो कौन सी है, वो न्यूट्रॉन स्टार है। मतलब क्या हुआ, इस वक्त पूरी इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली, सबसे ज्यादा भारी चीज कौन सी है, वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल के बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो आता है न्यूट्रॉन स्टार। ब्लैक होल के बाद जो डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो न्यूट्रॉन स्टार होता है। The neutron, the nearest neutron star is many parsecs away, which makes difficult to study directly. अब यहाँ पे एक नियर लफ्ज यूज किया गया है पारसेक्स का। पारसेक्स क्या है, ये बुक के अंदर ना एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे ये मौजूद है। ये बुक के अंदर ये इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे ये मौजूद है कि 1 पारसेक्स के पारसेक्स किसे कहते हैं। हम जैसे डिस्टेंस के लिए ना बहुत ज्यादा बड़े डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं लाइट ईयर्स का यूज करते हैं। लाइट ईयर है वो किलोमीटर या मीटर के निस्बत बहुत ज्यादा बड़ा यूनिट है, जो कि डिस्टेंस का ही यूनिट कहलाता है। जबकि पारसेक्स है ये उस लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट यूज किया जाता है, जो कि लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट यूज किया जाता है पारसेक्स का।
इस पार्सेक्स को या लाइट ईयर के मुकाबले में कन्वर्ट करें तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये मौजूद है कि वो किसके बराबर कौन सा कैसा होता है। पार्सेक्स हमें विच मेक्स डिफिकल्ट टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये बताता है कि जो करीब 3 जो न्यूट्रॉन है हमारे अर्थ के हमसे करीब 3 जो न्यूट्रॉन है वो काफी पार्सेक्स दूर है हमसे। अगर इसको कन्वर्ट करें ना मिलियन सालों के अंदर, बिलियन सालों के अंदर, तो बहुत ज्यादा ये डिस्टेंस बनता है ये वाला। ड्यू टू हाई डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा, ऊपर ही बात होती है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी है। ड्यू टू हाई डेंसिटी न्यूट्रॉन स्टार, द मैटर इनसाइड अ न्यूट्रॉन स्टार बिहेव्स लाइक अ डीजेनरेट गैस, कि इसके अंदर मौजूद न्यूट्रॉन स्टार के अंदर मौजूद जो गैस होती है वो डीजेनरेट गैस के तौर पे, जो मैटर होता है सॉरी जो मैटर होता है वो डीजेनरेट गैस के तौर पे काम कर रहा होता है। अब ये डीजेनरेट गैस क्या चीज होती है? जो एक डीजेनरेट गैस है उसको अगर हम देखते हैं वो ऐसे होती है कि जैसे समझ लें कोई भी कहीं पे भी गैस की जो पार्टिकल्स होती हैं वो किस तरीके के मौजूद होती हैं, कहीं पे भी गैस के पार्टिकल्स ऐसे यानी कि एक दूसरे से काफी वो डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं गैस पार्टिकल्स। इन पे क्या करें हम दोनों साइडों से प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दें तो ये जो पार्टिकल्स हैं गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे, इस तरीके के यानी कि करीब करीब हो जाएंगे। अब ये जो सूरत हाल बन गई है उन्हीं गैस पार्टिकल्स की, इसको डीजेनरेट कहते होते हैं ये इस सिस्टम को, यानी कि अब इसके अंदर भी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की वजह से जो गैस होती है जो अंदर मैटर होता है वो भी डीजेनरेट गैस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। और मजीद क्या है, एंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और उसी न्यूट्रॉन स्टार के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी चल रही होती है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो रही होती है। जैसे हम पढ़ते हैं वो मैग्नेट के अंदर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। अकॉर्डिंग टू नासा, नासा के मुताबिक अब तक यानी कि जो नासा है उसके मुताबिक देयर मे बी अप टू अ बिलियन न्यूट्रॉन स्टार इन मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि जो हमारी ये गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी है सन वाली हमारे सूरज वाली, इसके अंदर तकरीबन 1 बिलियन से भी ज्यादा न्यूट्रॉन स्टार्स मौजूद है इसी गैलेक्सी के अंदर। जबकि जो न्यूट्रॉन स्टार है, जब न्यूट्रॉन स्टार बना हुआ है उस न्यूट्रॉन स्टार के अंदर से काफी हद में रेडिएशन से निकल रही होती है बाहर की तरफ। वो जो रेडिएशन निकालने वाला न्यूट्रॉन स्टार है वो जिससे वो रेडिएशन निकल रही है उन रेडिएशन का नाम है, उनको हम पल्सेस पल्सेस कहते हैं रेडिएशन को। और जो रेडिएशन निकालने वाला वो जो स्टार है उसको हम पल्सर का नाम देते हैं न्यूट्रॉन स्टार को। क्या हुआ, मैनी न्यूट्रॉन स्टार्स आर रिलेटिवली यंग, वो यंग होते हैं ज्यादातर, और दे रोटेट रैपिडली, वो तेजी से रोटेट करते रहते हैं, एंड एमिट बीम्स ऑफ रेडिएशन, और अपने में से रेडिएशन की बीम्स को एमिट भी करते रहती हैं, यानी कि वो तेजी से रोटेट भी करते रहेंगे और अपने में से काफी हद तक रेडिएशन भी एमिट करते रहेंगे। दे आर कॉल्ड पल्सर्स, उन न्यूट्रॉन स्टार्स को हम पल्सर कहते होते हैं। पल्सर रेडिएशन, वो जो रेडिएशन निकल रही है पल्सर की शक्ल में, पल्सर जो रेडिएशन हैं produced when strong magnetic field guides matter towards the magnetic pole of a neutron star। ये पल्सर कब निकलती हैं, पल्सेस कब निकलती हैं, रेडिएशन कब निकलती हैं, जब उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गाइड करती है मैटर को कि वो रिवॉल्व करना शुरू कर दे, रोटेट करे उसके मैग्नेट के पोल की तरफ, यानी कि जो मैग्नेट के पोल होते हैं जिस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से वो जो पल्सेस होती हैं या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसको गाइड करती है कि ये किस तरफ रोटेट करे, ये किस तरफ जाना चाहती है, ये मैटर ये गाइड करती है पल्सर की वजह से सारा काम होता है। लास्ट टॉपिक आ जाता है आवर स्टार का। आवर स्टार हमारा सितारा कौन सा है? सन ही तो हमारा एक आखिरी सितारा है, हमारा सितारा है, यानी कि द सन। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, सबसे करीब तारा है जमीन के करीब वो सन है, एंड इट इज मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, और यही सारा काम ही सारा इसी का है, हीट और लाइट का, इसके अलावा कुछ भी मुमकिन नहीं। सन वाज फाउंड,
यानी कि सन बना था कैसे, बाय अ सोलर नेब्यूला। तो पहले वाली बातें थी, नेब्यूला से बनता है एक स्टार, क्योंकि सन भी तो एक स्टार है। नेब्यूला से बना ऑफ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस। नेब्यूला क्या था, क्या होता है, क्लाउड ऑफ गैसेस होता है। और कब बनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एमसीक्यू भी बन सकता है, तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तकरीबन आपसे 4.6 बिलियन साल पहले नेब्यूला से सन बना। फिर क्या हुआ, देन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जब नेब्यूला था, नेब्यूला के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, टेम्परेचर बढ़ा तो उसका नाम फिर प्रोटोस्टार कहलाया। वो नेब्यूला से जो प्रोटोस्टार बन रहा होता है, सेकंड जो स्टेप होता है स्टार बनने का, प्रोटोस्टार बन गया। फिर वो देन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, प्रोटोस्टार के अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई और उसी का नाम सन है। यानी कि इस वक्त सन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से रिलीज हो रही है। ठीक हो गया, यानी कि प्रोटोस्टार से जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है स्टार वाला, ये वो वाला काम है। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सबसे पहले नेब्यूला की जो लाइफ साइकिल अगर हम देखें इस सन का, सबसे पहले नेब्यूला, नेब्यूला के बाद बनता है एक प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से फिर आ जाता है मेन सीक्वेंस के अंदर, जब वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है, वो वाला मेन सीक्वेंस के बाद आ जाता है रेड जायंट, जो कि रेड जायंट हमने ये पढ़ा था, उसके अंदर आ जाता है रेड जायंट के बाद आ जाता है प्लैनेटरी नेब्यूला। प्लैनेटरी नेब्यूला मतलब जो रेड जायंट में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई, कोर से न्यूट्रॉन स्टार बन गया, या फिर व्हाइट डिवार्फ बन गया। व्हाइट डिवार्फ के बाहर वाली जो लेयर है वो प्लैनेटरी नेब्यूला बना देगी, और साथ ही दूसरा व्हाइट डिवार्फ बन जाएगा। यानी कि ये है लाइफ साइकिल हमारे सन का। सन सबसे पहले नेब्यूला था, क्लाउड ऑफ गैसेस था, उसके बाद प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार के बाद मेन सीक्वेंस स्टेज में इस वक्त मौजूद है। एट प्रेजेंट सन इज इन मेन सीक्वेंस स्टेज, यानी कि अब जो है ना वो मेन सीक्वेंस स्टेज के अंदर सन मौजूद है, एंड कन्वर्ट करा हाइड्रोजन को हीलियम के अंदर, इसको कन्वर्ट कर रहा है। ये मेन सीक्वेंस स्टेज से फिर सन बन जाएगा, कुछ अर्से के बाद, काफी 3 सालों के बाद रेड जायंट बन जाएगा। जब रेड जायंट बन जाएगा तो फिर उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होगी इस सन के अंदर, फिर वहां से व्हाइट डिवार्फ भी बन जाएगा और प्लैनेटरी नेब्यूला भी बन जाएगा। ये है लाइफ साइकिल ऑफ हमारे सन के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टेलर एवोल्यूशन का, जो कि इस बुक का, इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक आ जाता है। स्टेलर एवोल्यूशन के बाद न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार के बाद आ जाता है आवर स्टार मीन के सन। आज हमने इसको कंप्लीट किया, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और साथ ही इस बुक का सेकंड या न्यू बुक आई है 2026 में, उसका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर इस चैप्टर के मजीद कोई टॉपिक्स आपको मजीद ये मुश्किल लग रहे हों, कोई और देखने चाह रहे हों, तो आप ये वीडियो सारी मौजूद हैं, इनके अंदर सारे वो लिंक्स मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको ये डायरेक्ट आप सेकंड पार्ट पे आए हैं तो आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी इस पार्ट की, इसलिए इस पार्ट को देखने से पहले जरूरी है आप पार्ट 1 की वीडियो साथ में देखें स्टेलर एवोल्यूशन की, और पार्ट 1 की जो वीडियो है स्टेलर एवोल्यूशन की वो मौजूद है इसके डिस्क्रिप्शन के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट 1 की वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मौजूद है, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट 1 तक पहुंच सकते हैं। वो समझ आएगी आपको, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।